Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Expert View by Niranjan sir. I would like to tell you that you watch my video till end. Please don't ignore to subscribe, share and click to bell icon. Now I am going to start chemistry for class 10th chapter 1st chemical reaction and equation. Chemical equations. Now next videos it is chemical equation. The method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of the substance involving it is known as a chemical equation. What is chemical equation? Chemical equation is a method which represent chemical reactions with the help of symbols and formula of the substance. मीन्स इस केमिकल इक्वेशंस में हम लोग सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फॉर्मूलाज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं. जैसे मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग वर्ड्स में यदि रिप्रेजेंट करना हो तो वर्ड्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड थ्रू वर्ड्स एज जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड it forms zinc sulfate and hydrogen gas. now symbol of zinc is Zn. It is very easier to represent, but zinc is not easier to represent. Zn is easier. Formula of sulfuric acid is H2SO4. Here H2SO4 is easier to represent instead of sulfuric acid in word. Next, zinc sulfate is also represent zinc ZnSO4 and hydrogen is also represent H2. These symbols and formulas are easier to represent any words. So we represent our chemical equations in formulas or symbols. Then putting the symbols and formula and reactions written in symbols and formula is very easier. Like this, zinc reacts with sulfuric acid and it forms zinc sulfate and hydrogen gas. Here zinc plus hydrogen sulfate is reactant and zinc sulfate and hydrogen gas are products. यहां भी हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे, यहां भी हम लोग ये बता सकते हैं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को हम लोग कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं. द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स. द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर known as reactant. And also next, the product, the new substance produced in a reaction are known as products. Means these two substances are product and these two substances are reactants. Before the arrow, the materials which the substance which are present reactants and the materials which are other substance which are present after arrow called product. Products are the new substance and reactants are the previous substance which we take. Again I want to repeat reactant and product.
द सब्सटेंस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट एंड न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शंस आर नोन एज प्रोडक्ट्स. हियर वी रिप्रेजेंट दिस सिंबल्स. इस सिंबल का यूज हमारे केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल इक्वेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये 2 और मोर रिएक्टेंट्स को ऐड करने के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं. एंड जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में यह एरो का सिंबल्स होता है जो सेपरेट करता है हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को. एंड दिस साइन इज ऑल्सो नोन एज डेल्टा. इट इज रिप्रेजेंट फॉर द हीट. इसको हम लोग हीट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेंगे जो हमारे इस इक्वेशन में जिसको शो किया जाता है. तो कौन कौन से ऐसे हमारे ये सिंबल्स हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो ऐसे ऐसे सिंबल्स आपको अभी हमने दिखाया, प्लस, एरो, डेल्टा. अभी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में पढ़े वो टेम्परेचर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा कलर चेंजेज एंड डिफरेंट बहुत सारे चेंजेज हम लोगों ने पढ़ा, स्टेट चेंजेज. तो ये सब चीज़ें जो है चेंज होते हैं. हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं. तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in the reactants and products. मीन्स रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हों तो वैसे इक्वेशंस को, केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं. जैसा कि जिंक सल्फेट, ये जिंक एंड हाइड्रोजन सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है. यहां पर जिंक का नंबर सिंगल है, यहां भी सिंगल है. सल्फेट का नंबर SO4 तो SO4, हाइड्रोजन 2 और 2. मीन्स दोनों तरफ, बोथ साइड्स हम लोगों ने क्या देखा कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वली फाइंड हो रहा है. जैसे इसको हम लोग इस वे में भी समझ सकते हैं, नंबर ऑफ जिंक एटम्स 1, रिएक्टेंट में भी इसका नंबर 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है. हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है. सल्फर का 1 है और इसका भी 1 है. ऑक्सीजन का 4 और 4 है. मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. तो नेक्स्ट, नाउ वी स्टार्ट एग्जाम्पल. हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, H2O इज फॉर्म्ड. यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि बिफोर रिएक्शन मीन्स इन रिएक्टेंट में आप लोग क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन एटम 2 है रिएक्टेंट में और ऑक्सीजन एटम भी 2 है. लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम 2 है लेकिन ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है. तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस नहीं है. तो हम लोग इसको ट्राई टू बैलेंस, इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसको बैलेंस जब करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि हाँ H2O2 और हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ H2O. यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन सिंगल है, तो इस सिंगल ऑक्सीजन को डबल करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, तो जैसे ही हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑक्सीजन का नंबर तो 2 हो गया, ये तो करेक्ट हो गया. लेकिन हाइड्रोजन का नंबर 4 हुआ तो यहाँ पर हम लोगों को 2 ऐड करना पड़ेगा. तो 2 2 जा 4. इस तरह से हम लोग ये अनुमान लगा करके इसको हम लोग बैलेंस करते हैं. किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए अनुमान विधि द्वारा ही करते हैं, जिसे हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड. इसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं. यहाँ नंबर्स को हम लोग बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज कर करके देखते हैं कि 1 पर बैलेंस हो रहा है, 2 पे बैलेंस हो रहा है, 3 पे बैलेंस हो रहा है, 4 पे बैलेंस हो रहा है. ठीक, अगर किसी में भी बैलेंस हो जाता है तो इस मेथड को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं. नाउ इट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये बैलेंस केमिकल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. हम लोग किसी भी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं इसलिए
कि जब तक इसको हम बैलेंस नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें शो करता है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन में अगर हम इधर नंबर ऑफ एटम्स को कम कर देते हैं और इधर ज्यादा कर देते हैं, इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो हमारा जो रूल है वो रॉन्ग हो जाएगा कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम लोग किसी भी मैटर्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर रिएक्टेंट्स में इसका नंबर कम और प्रोडक्ट में ज्यादा, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसलिए इस थ्योरी को हम लोगों ने परफेक्ट करने के लिए, ट्रू करने के लिए हम दोनों तरफ नंबर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ एटम्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली बैलेंस करते हैं। इस मेथड को हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग को टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए अच्छे से कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा मोर इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव का मतलब कि मोर गिव डिटेल्स मोर, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो हमारे को डिटेल्स या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ऐसे हमें इक्वेशंस को राइट करना चाहिए। ये ऐसा करने से किसी भी पर्सन को ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि वो कौन सा स्टेट में, किस कलर में, वो सॉलिड है, लिक्विड है, प्रेसिपिटेट है, हीट इवॉल्व हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। इन सब चीजों के लिए हम लोग सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे रिएक्शंस को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना देता है। जैसे सिंपली अगर हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा करके हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट और H2O लिख देते हैं, तो यहाँ हमारा ये जो रिएक्शंस होगा वो बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। जैसे अभी हमने लिखा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता है, मीन्स ये एक्वस सोल्यूशन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट को हमने बताया, प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड, जब किसी लिक्विड्स में सेपरेटली वो अलग हो जाता है कोई सॉलिड, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये, और नेक्स्ट हो गया वाटर लिक्विड स्टेट में। तो ये जो लिक्विड, व्हाइट प्रेसिपिटेट, गैस, एक्वस, ये सारे के सारे ये इंफॉर्मेटिव्स हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल्स हमारा किस स्टेट्स में प्रेजेंट है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि ग्लूकोज को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी फॉर्म होता है। यहाँ ये भी शो करता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम कोई फूड मटेरियल को खाते हैं, ये हमारा जो है डाइजेशन में होता है, ठीक ना, रिस्पायरेशन में होता है कि जब हम कोई फूड को खाते हैं ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है तो ये CO2, वाटर और एनर्जी फॉर्म होता है, और इसी एनर्जी के हेल्प से हमारे बॉडी का एक्टिविटी परफॉर्म हो पाता है। तो यहाँ पर एक्वस हो गया, गैस हो गया, फिर ये गैस है, ये लिक्विड है, ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स में हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड है, इसको हम लोग हीट के प्रेजेंस में, हाई हीट के प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराते हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है। हमने क्या देखा कि सॉलिड है और यहाँ सॉलिड और फिर गैस में कन्वर्ट हो गया, और इस रिएक्शंस को हम लोग इंडोथर्मिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में हम लोग हीट इससे देते हैं। हीट या नियर अबाउट मोर देन 10,000 डिग्री सेल्सियस हीट देने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स मार्बल ब्रेक डाउन होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे के सारे ये रिपोर्ट जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? तो ये डिटेल्स जो जी और एल है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये एरो के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ये भी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग इंडोथर्मिक इसलिए बोलते हैं कि यहाँ तो हीट प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो हीट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करता है, इसलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक ना कह करके इसे इंडोथर्मिक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और एग्जाम्पल है पोटेशियम
क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट सॉलिड स्टेट में होता है। और यहाँ पर एक और चीज कैटेलिस्ट का हमने वर्ड का डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में हीट भी है और कैटेलिस्ट के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड भी है। तो ये मैग्नीज डाइऑक्साइड और हीट ये कैटेलिस्ट है। ये दोनों कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होता है और ये डिकम्पोज होकर के पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन गैस में डिवाइड हो जाता है। तो पहले ये सॉलिड होता है और यह डिवाइड होकर के सॉलिड और गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि स्टेट चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारे सारे के सारे इक्वेशंस को ये मोर इन्फॉर्मेटिव बनाता है। मोर इन्फॉर्मेटिव का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब आपको हम बताएंगे कि ये कैटेलिस्ट क्या है। यहाँ कैटेलिस्ट हम लोगों ने यूज किया, तो कैटेलिस्ट को हमने डिफाइन किया है कि अ कैटेलिस्ट इज अ कंडीशन और अ सब्सटेंस which does not take part in reaction but only its presence is required। सिर्फ इसका प्रेजेंस रिक्वायर्ड होता है। यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड का कोई भी एलिमेंट इस रिएक्शन में न तो रिएक्टेंट में होगा और न प्रोडक्ट में होगा। Mn आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन आपको इस साइड मिलेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ओनली इसका प्रेजेंस नेसेसरी है। ये इसके प्रेजेंस में या इसके प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, मीन्स डिकम्पोज होता है। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल से हम लोग लास्ट एग्जांपल एक और लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो इसमें हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और हाइड्रोजन गैस है और इसको हम लोग 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 300 डिग्री सेल्सियस पर और जिंक ऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लस क्रोमेट के प्रेजेंस में ये एथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। इथेनॉल कहते हैं। ये इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ हमने क्या देखा कि ये भी गैस और इन सब के प्रेजेंस में यह लिक्विड स्टेट में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ये सारे के सारे ये दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो फिनिश होता है और इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ इसे बेल आइकन जरूर दबाएं